अरे तो चलें आज क्लास स्टार्ट की जाए। तो आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत बल रेखा। एक्चुअली थोड़ा सा ये टॉपिक मिस हो गया था। वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, दो टॉपिक मिस हो गया था, तो इसलिए इसको अब पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई सबकी बढ़िया चल रही है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दोनों चीज़ें बोलते हैं। कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कहते हैं इसको। ठीक, तो वैद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा, है ना। परिमाण ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र अधिक है या कम है, मतलब यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर उस पर बल ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो ये परिमाण हो गया। परिमाण मतलब तुलना करता है वैद्युत क्षेत्र की कि यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ और ज़्यादा, इस तरह से इसके तुलना करता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दिशा ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र किधर है। तो मैंने कहा था परिमाण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। और दिशा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वैद्युत बल रेखा का, वैद्युत बल रेखा का, है ना। दिशा के लिए इसका प्रयोग करते हैं वैद्युत बल रेखा सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करते हैं, दर्शाने के लिए कि जैसे दो स्थान ए और बी है, तो ए और बी में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इसको दर्शाने के लिए भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखा होती क्या है ना। तो वैद्युत बल रेखा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वैद्युत बल रेखा किसे बोलते हैं, किसे बोलते नहीं बताया मैंने, क्या होता है ये बताया मैंने कि ये किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि इसी कमरे में मान लो वैद्युत क्षेत्र है, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो कोई परीक्षण धनावेश अगर मैं यहाँ लेकर के आऊँगा, एक छोटा सा मैंने थर्माकोल का टुकड़ा ले लिया, उसको मैंने अपने बालों में रगड़ दिया तो उस पर आवेश आ गया। अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, ध्यान समझना, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा वैसे वो ऐसे भाग गया, इधर भाग गया, लेफ्ट साइड। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक मैंने छोटा सा कोई पीस ले लिया, थर्माकोल का, कॉर्क का, कोई भी ले लिया, मैंने उसको बालों में रगड़ा आपने, तो उस पर धनावेश आ गया, मान लो धनावेश ही आया है ना। एक तो बाल इतने बड़े, लॉकडाउन में बाल कटाने को नहीं मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ समेट रखा गया है इसको। तो वो छोटा सा पीस था, उसको मैंने बालों में रगड़ा मैंने, तो उस पर धनावेश आ गया मान लो। और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा वो ऐसे भाग गया, क्या वो ऐसे भाग गया, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर धनावेश इस दिशा में ऐसे भागा तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर धनावेश ऐसे इस दिशा में भागा तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम खड़े हो अचानक से उधर की ओर भागने लगो, मतलब भागने मत लगो, अच्छा ऐसे लुढ़क जाओ इस उधर की ओर, इसका मतलब क्या होगा? कोई बगल से आया और तुमको ऐसे धक्का मार दिया, यही है। तो क्यों भाई? ठीक है, तुम खड़े थे, बगल से आया, तुमको धक्का मार दिया, तुमको धक्का मारा, तुम उधर चले गए। तो अगर मैंने धनावेश को छोड़ा और धनावेश अपने आप इधर की ओर गति कर गया, इसका मतलब है कि किसी ने इसको इधर की ओर धकेला होगा, किसी ने इधर की ओर इस पर बल लगाया होगा। भैया बिना बल लगाए गति उत्पन्न नहीं होती। मैंने कहा मैंने सिर्फ उसको छोड़ा है, मैंने उसको फेंका नहीं है। उप्स 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 उप्स, गंदी हो गई, पेन मेरी गिर गई नीचे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है,
मैंने केवल आवेश को छोड़ा है, उसको फेंका नहीं है ना। अगर मैं उसको फेंकूंगा, मैं कोई चीज़ उधर फेंकूंगा तो अपने आप उधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन पेन को मैं छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे जाएगा, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने पेन को छोड़ा, पेन अगर अपने आप उधर भाग गई तो मतलब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल उधर की ओर लग रहा है, इसलिए उधर भाग गई। क्या? इस पर गुरुत्वाकर्षण उधर की ओर लग रहा है, इसलिए उधर भाग गई। अगर गुरुत्वाकर्षण उधर की ओर ना लग रहा होता तो ये उधर ना भाग रही होती, ये नीचे भाग रही है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है। वैसे मैंने आवेश को अपने आप छोड़ा है ना, जैसे मैंने छोड़ा वो अपने आप उधर भाग गया। मतलब आवेश पर उधर की ओर एक बल लगा, तभी अपने आप आवेश उधर की ओर भागा। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में गति होती है। स्पष्ट बात है एकदम। तो अगर मैंने आवेश को छोड़ा और आवेश अपने आप इस दिशा में भाग गया, मतलब उस पर इस दिशा में क्या लगा? आपको इस दिशा में बल लगा उसके ऊपर। बात क्लियर है? क्यों भाई? इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। क्लियर है? 9th क्लास बेटा जल्दी ही चलेगी, ठीक है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? शाबाश। ठीक है, तो जैसे ही इसको छोड़ा मैंने, अपने आप ये उधर भाग गया, इसका मतलब इस पे उधर की ओर बल लगा। जैसे मैंने पेन को छोड़ा, अपने आप नीचे भाग गई, मतलब नीचे की ओर बल लगा, है ना। तो हम बहुत साधारण शब्दों में कह सकते हैं, आप भी परिभाषा बना सकते हो। अब तो आप भी समझ गए। क्या कहोगे? क्या कहोगे? परिभाषा क्या बनाएंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब उसको धक्का वक्का नहीं मारना है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पथ का अनुसरण करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखा, है ना। तो जब भी किसी आप वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को ऐसे छोड़ दो, तो जिस भी पथ पर, जिस भी रास्ते पर जाता है, उसी काल्पनिक रास्ते को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। वास्तव में जब वो आवेश ऐसे भागता है किसी भी रास्ते पर रैंडमली, तो यहाँ कोई लाइन नहीं खिंच जाती। लेकिन मान लो जैसे कभी आप देखते हो कि चींटियाँ जब जमीन पर चलती हैं, तो जहाँ से चींटियाँ गुजर जाती हैं वहाँ पर उनके चलने का, मतलब जहाँ धूल मिट्टी वाली जगह जो होती है, तो उसमें आपको ऐसे उस पर फुटप्रिंट बन जाते हैं, जैसे पाथ बन जाता है। देखा होगा शायद, है ना। तो इसी तरह आवेश जिस रास्ते पे गुजरता है वहाँ पे काल्पनिक, ऐसे हवा में आवेश भागा ऐसे, तो वास्तव में यहाँ कोई लाइन तो ऐसे बनेगी नहीं। क्यों भाई? अगर हवा में ऐसे आवेश भाग गया इस तरह से, तो वास्तव में तो यहाँ ऐसे कोई लाइन बनेगी नहीं। तो हम एक इमेजिन करें कि जिस रास्ते पे आवेश गया वो कोई लाइन है। हम क्या करें? इमेजिन करें, यानी कि वैद्युत बल रेखा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती हैं। क्या? वैद्युत बल रेखा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती हैं, वास्तव में वैद्युत बल रेखा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। समझ में आई बात? वास्तव में वैद्युत बल रेखा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। तो ये जो वैद्युत बल रेखा बन रही है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आवेश का जो गति है, उस गति का ट्रेस है बस, केवल, है ना। उसी गति की दिशा पे हमने एक हवा में लाइन खींच दी, तो वही लाइन क्या है? वही लाइन है वैद्युत बल रेखा। ठीक, देखो बहुत सी परिभाषा आप किताबों में लिखी मिलेगी, मुझे सबसे सुंदर डेफिनेशन लगती है, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में इसने वैद्युत बल रेखा को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया।
कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो आप कहोगे कि किसी एक समान जरूरी नहीं है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब आप परीक्षण आवेश को छोड़ोगे तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है, क्या वो जिस पथ का अनुसरण करता है उसी पथ को, उसी रास्ते को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक, तो आप वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींच देते हो, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, है ना, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो जैसे मान लो परीक्षण धनावेश इधर गया था, ऐसे गया परीक्षण में इस दिशा में, तो हमने जिस पे स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा बताएगी कि इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। तो आप कहोगे कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है ना। किसी भी बिंदु पर जब वैद्युत बल रेखा खींचते हैं तो वैद्युत बल रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आई होप बात सबको समझ में आ गई होगी। क्यों भाई, क्लियर है बात सभी को? ठीक, तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा समझ गए हो, और इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये बात भी आप क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एग्जाम में आता है वैद्युत बल रेखा के गुणों पे कई बार सवाल पूछ लेता है, कई बार सीधे से लिखने को दे देता है कि भाई बताओ वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं वैद्युत बल रेखाओं में? तो नंबर 1, पहला गुण आप सबको शायद पता ही होगा कि यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला गुण क्या है कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो हम कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ही क्यों निकलती हैं, ऋणावेश से क्यों नहीं निकलती हैं? क्यों भाई, कोई कारण बताएगा इसका? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ही क्यों निकलती हैं, ऋणावेश से क्यों नहीं निकलती हैं? क्या लगता है तुम्हें, क्या कारण है इसका? है कोई बताएगा? है कोई माई का लाल? मैंने आपसे कहा कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा और परिमाण को परखने के लिए हम लोग परीक्षण धनावेश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परीक्षण धनावेश का प्रयोग हम लोग करते हैं। अच्छा, अभी जो परीक्षण धनावेश होता है ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो जब मुझे इस स्थान पर वैद्युत बल रेखा खींचना होगा, जब मुझे इस स्थान पर वैद्युत बल रेखा खींचना होगा तो मैं क्या करूंगा कि यहां एक परीक्षण धनावेश लेकर रख दूंगा। जब मैं परीक्षण धनावेश लेकर रख दूंगा तो ये उसको धक्का मारेगा। क्यों भाई, यही तो होगा। ये इसको धक्का मारेगा तो ये ऐसे भाग जाएगा। अगर मैं यहां रखा होता तो यहां से भाग गया होता, इस दिशा में। और हमने कहा जिस दिशा में परीक्षण धनावेश भागता है वही वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है ना। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर क्योंकि परीक्षण धनावेश
पॉजिटिव होता है और ये उसको धक्का मारेगा, मतलब ये दूर ही भागेगा, है ना। और दूर भागेगा तो इसका मतलब है कि बल रेखा की दिशा भी किधर हो जाएगी, आवेश से दूर हो जाएगी। किधर हो जाएगी, आवेश से दूर हो जाएगी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ये। तो आप कहोगे कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकल, ऐसा लग रहा है ना कि धनावेश से निकल रही है वैद्युत बल रेखा। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है ना कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकल रही हैं। और अगर ऋणावेश लिए होते हम, अगर हम ऋणावेश लिए होते और यहाँ परीक्षण धनावेश रखते तो ये उसकी ओर भाग जाता। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा जो है वो ऋणावेश पर आकर क्या होती हैं, ऋणावेश पर आकर होती हैं समाप्त। ऋणावेश पर क्या होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्यों भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव साथ साथ रख दें, तब बल रेखाएं कैसे बनेंगी। तो आप कहोगे सर कोई सिंपल बात है, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव पे समाप्त हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव पे समाप्त हो जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ये तो पॉजिटिव से निकल रही हैं और निगेटिव पे क्या हो जा रही हैं, निगेटिव पे हो जा रही हैं समाप्त, है ना। तो अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आप साथ साथ रख देते हो, एग्जाम में आता है, कहता है एक धन और ऋण आवेश बगल बगल रखे हुए हैं तो इनके लिए वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, ठीक, आता है एग्जाम में। तो इस तरह बल रेखा में अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, तब बल रेखा कैसी बनेगी। तो आप कहोगे सर इस बार तो पॉजिटिव से इधर से भी निकलेगी उधर से भी निकलेगी, है ना। और बल रेखाएं अगर दोनों आवेशों से निकल रही हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती जाती हैं। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। या ऐसे ही कुछ इसी प्रकार समझ लो कि अगर मैं दो परीक्षण धनावेश यहाँ छोड़ूंगा तो वैसे भागेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे की ओर नहीं जाएंगे, एक दूसरे से दूर ऐसे हटते चले जाएंगे, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा जो है अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज आप रखोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी उसके लिए, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से ऐसे। बढ़िया लग रही है। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। कोई डाउट हो तो किसी को बताना, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताना। अच्छा, एक अगर दोनों निगेटिव रख दें तब कैसे बनेगी, अगर दोनों निगेटिव रख दें तब कैसे बनेगी। बेटा कृतिका गुप्ता जी पढ़ ले तनी से, साउंड प्रॉब्लम। कल भी मैंने बताया, फिर मैं कह रहा हूं, जैसी नजरें होंगी वैसे ही दिखेगा। जो पढ़ने आए हैं उनको पढ़ाई दिख रही है, उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जो बकवास करने हैं उनको साउंड सुनाई दे रहा है, उनको लाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पढ़ने थोड़े आए हैं। उनको तो बकैती करनी, बिना मतलब की बकवास करनी है। हाँ भाई, दोनों निगेटिव है तो कैसे होगा। हाँ, सेकंड वाले की जैसा बनेगा, बस क्या अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा, सेम वैसा ही बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा। बस बल रेखाएं जो बाहर जा रही थी वो अंदर की ओर आने लगेंगी ऐसे। क्यों भाई, जो बल रेखाएं बाहर जा रही थी वो क्या होंगी, वो अंदर की ओर आने लगेंगी। बाकी डायग्राम एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था। बात क्लियर है ना। तो आप पहला गुण इसका क्या था कि दो वैद्युत बल रेखा धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है, सेकेंड पॉइंट कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को
नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। ठीक है, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, मान लो, अच्छा फिर सवाल तो सर क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? हमने कहा मान लो, मान लो भाई कोई चीज कहेगी ये काम मत करना, अब तुमको बताया नहीं उसने क्यों मत करना, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है जानने की क्यों मना किया, ये काम क्यों मत करना, तो कैसे जानेंगे कि ये काम क्यों मत करना? किसी ने तुमसे कहा कि देखो ये काम मत करना, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों मत करना, अब तुम कैसे जानोगे कि ये काम क्यों नहीं करना है? बताओ क्यों भाई? कैसे जानोगे? बेसिक प्रॉब्लम फिजिक्स की, क्या कॉमन लाइफ की। किसी ने तुमसे कहा ये वाला काम मत करना, लेकिन ये बताया नहीं कि क्यों मत करना, बस बोल के चला गया कि मत करना। अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि यार क्यों मत करना ये काम, क्यों नहीं करे इस काम को, है ना? तो राम बाबू जी कह रहे करके देखेंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा, है ना? कोई बड़े ने मना किया हो तो आके मार कुटाई कर देगा और क्या करेगा, लेकिन पता तो चल जाएगा कि ये काम क्यों मना किया है करने से, है ना? तो क्या करेंगे, जब कोई कहे कि ये काम मत करना तो वो काम करके देखो। क्या करो? वो काम करके देखो। ये देखो, मान लो कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्या? मान लो कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो यहाँ अगर प्रतिच्छेद बिंदु की बात करूंगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न, एक दिशा भाई ये वाली बल रेखा कहेगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा मेरी स्पर्श रेखा में होगी, और ये वाली बल रेखा कहेगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा मेरे स्पर्श रेखा पे होगी। यानी एक का कहना है कि वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, दूसरे का कहना है वैसे इधर होगा। अभी दोनों बल रेखाएं मिलकर लड़ाई झगड़ा कर लेंगी, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे डायरेक्शन का, नहीं नहीं मेरे डायरेक्शन में। और किसी भी सदिश की एक ही बिंदु पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना? क्योंकि अगर मान लिए कि दो वैद्युत क्षेत्र था भी तो उन दोनों का जो परिणामी हो जाएगा केवल उसकी दिशा बनेगी बस। तो यहाँ दो दो वैद्युत क्षेत्र हो गया और दो पॉसिबल नहीं। तो आप कहोगे क्यों नहीं काटती हैं, तो कारण लिखोगे क्योंकि ऐसा होने पर मतलब काटने पर, ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्या? प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि, ये जो लिखा हुआ ठीक है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है ना? तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और कोई भी सदिश राशि है, कोई भी, केवल वैद्युत क्षेत्र ही नहीं, कोई भी सदिश राशि है तो एक बिंदु पर उसकी केवल एक ही दिशा हो जाती है, एक बिंदु पर उसकी दो दिशा संभव नहीं है। यही कारण है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ, समझ गए कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्लियर सभी को? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3 कि वैद्युत बल रेखा सदैव खुला वक्र बनाती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे चुंबकीय बल रेखा हम लोगों ने हाई स्कूल में हमारे सिलेबस में था, तो थोड़ा सा चुंबकीय बल रेखा, चुंबक का हम लोग खींच के देखा था। तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है
जो चुंबकीय बल रेखा होती है, जैसे चुंबक है मान लो, है ना, ये चुंबक है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। तो जब हम किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखा खींचते हैं तो होता क्या है कि वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर से होते हुए वापस उत्तरी ध्रुव पे चली जाती है। देख रहे हो डायग्राम? इसका मतलब है कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो सदैव बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखा कभी खुला वक्र नहीं बनाएंगी। किसी मन में से सवाल आ जाए कि सर मान लो हमने एक चुंबक ले लिया इस तरह से, यहाँ रख दिया नॉर्थ साउथ और यहाँ ऐसे रख दिया साउथ साउथ और नॉर्थ, तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वैद्युत बल रेखा इस वाले से निकले और इसमें जाके समाप्त हो जाए? हम कहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ तक पहुंचेगी और इसके अंदर से होते हुए घूम करके वापस साउथ में यहाँ पे एंटर मार देगी। नॉर्थ से फिर से निकलेगी और फिर साउथ में एंटर मार के वापस वहीं पहुंच जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में यही डिफरेंस होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। सदैव मतलब सदैव, कोई इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चुंबक कभी एकल ध्रुव में एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी कोई चुंबक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो या केवल साउथ पोल हो। बात समझ में आई? कभी कोई चुंबक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो या केवल साउथ पोल हो। चुंबक जब भी मिलेगा तो उसमें हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। बात क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सबको, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और एक निगेटिव चार्ज लेता हूँ तो पॉजिटिव से निकलने वाली बल रेखाएं आके निगेटिव पे समाप्त हो जाएंगी। बात समझ में आई? बंद वक्र तब बनाता जब पॉजिटिव से निकलने वाली रेखाएं वापस पॉजिटिव पे आ जाती, तब बंद वक्र बनाता। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि बल रेखाएं पॉजिटिव पे आके समाप्त हों। ये तो असंभव सी बात हो गई, है ना। बल रेखाएं कभी भी पॉजिटिव से निकलने के बाद लौट करके पॉजिटिव पर वापस नहीं आएंगी। बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं, क्योंकि किसी आवेश से, ऐसे आप बोल सकते हो धनावेश से निकलने वाली रेखाएं कभी धनावेश पर नहीं आएंगी लौट करके, और ऋणावेश पर जो रेखाएं आ रही वो कभी ऋणावेश से निकलकर बाहर नहीं जाएंगी, है ना। तो इसीलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाएंगी। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। आगे चलें। चौथा पॉइंट, जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, है ना। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास, बल रेखाएं यहां पे इधर होता है ना, कोई बात नहीं, समझ लेना, पास पास एवं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में, एवं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, है ना। अगर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो बल रेखाएं पास पास होंगी, अगर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो बल रेखाएं दूर दूर होंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आसान भाषा है एकदम, कोई बहुत कठिन बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, कि वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो बल रेखाएं पास पास होंगी, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो बल रेखाएं दूर दूर होंगी। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बना दिया, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक पॉइंट, एक सवाल एक बार जेईई में पूछा हुआ था कि एक पॉइंट, यही सेम क्वेश्चन था, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी आपको दिया हुआ था, आपसे कह रहा था कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो तुम ही लोग बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, जेईई तुम लोग आज निकल जाएगा।
अगर सही से जानकारी है कॉन्सेप्ट की तो क्वेश्चन बताने में आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, मैंने बहुत सुंदर लिखा है, तो क्वेश्चन नहीं है मतलब पॉइंट रिपीट कर देता हूं मैं कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास एवं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, है ना। और क्वेश्चन जो है बस बोर्ड पे जो बना है यही क्वेश्चन है। ये वैद्युत बल रेखा है, दो बिंदु ए और बी है, आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्यादा होगा। अरे गधा, ये क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट लिखा है, क्लियर क्वेश्चन। जब इसको यही नहीं पता है कि मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं कि मैं अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो क्वेश्चन हल क्या करेगा तू। पता नहीं कंसंट्रेशन कहाँ रहता है इन लोगों को, समझ में नहीं आता मेरे को। इनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पढ़िए इस पॉइंट को, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहे प्रबल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास होती हैं। कहाँ पास पास होती हैं? जहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और दूर दूर कहाँ होती हैं? जहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है ना। तो मुझे बताओ वैद्युत बल रेखाएं पास पास कहाँ है? तुमको अक्सर बी पर पास पास है, ए पर दूर दूर है। मतलब बी पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है और ए पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है ना। मतलब बी पर वैद्युत क्षेत्र ए की तुलना में ज्यादा है ना। तो बी पर वैद्युत क्षेत्र ए की तुलना में ज्यादा है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया। और बहुत सारे बच्चों ने थोक भाव में बी बताया था, कुछ एक आध बच्चों ने ए बताया था, है ना। बहुत कम बच्चे हैं, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो नगण्य मान सकते हैं इनको हम लोग, ठीक है। बाकी सभी बच्चों ने कहा था सर ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब है कि बी पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। ठीक, चलिए शाबाश, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फिर ध्यान को पढ़िए लाइन को। कौन सा पॉइंट था ये? पॉइंट कौन सा था ये? पॉइंट नंबर 5 था ये, 5वां पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट था ये। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए बल रेखा खींचूंगा तो वो एक दूसरे के होंगी समांतर, और इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? वो भी होगी कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब अगर मैं कोई दो पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए यहाँ ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये ले रहा हूँ बी, और फिर से यही ऑप्शन दे रहा हूँ ए बी सी डी, कि बताओ ए पर वैद्युत क्षेत्र बी से ज़्यादा होगा या बी पर वैद्युत क्षेत्र ए से ज़्यादा होगा या दोनों पर वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा या नन ऑफ दिस। मुझे बताओ अब की आंसर कौन सा होगा? सेम क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन अलग है, और हिंट ऊपर लिखा हुआ है। हिंट ऊपर लिखा हुआ है सी का आंसर। सी सबका आ रहा है, थोक भाव में सी आ रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं इस बार जिसका आंसर डेविएट करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, है ना, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं वो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर ये बल रेखाएं इस तरह दिया होता, ध्यान से देखना, ऐसे दिया होता, अब बताओ क्या ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है? समांतर तो है बल रेखाएं, बताओ भाई, ये बल रेखाएं समांतर तो हैं, क्या ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है?
नहीं है। आप लोग कह रहे नहीं सर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है एक समान वैद्युत क्षेत्र? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? समांतर तो है बल रेखाएं, फिर क्यों नहीं है? क्योंकि समदूरस्थ नहीं है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सर जी, वो डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी बहुत कम है, यहाँ पे दूरी तो लगभग है ही नहीं। तो इसीलिए दो वर्ड ध्यान रखना, समांतर एवं समदूरस्थ। केवल समांतर होने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच की दूरियां भी कांस्टेंट होनी चाहिए। बात समझ में आई? केवल समांतर होने से काम नहीं चलेगा। ठीक, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है, जो कि क्या है पॉइंट भाई? कि समविभव पृष्ठ पर, अब कहो सर समविभव पृष्ठ होता क्या है? तो समविभव पृष्ठ आप लोगों को अभी मैं एक शब्द में बता दूं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अब कहो सर ये विभव क्या होता है? तो विभव और समविभव पृष्ठ को हम अगले अध्याय में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल मतलब खूब डिटेल से आराम से पढ़ेंगे। विभव और समविभव पृष्ठ दोनों को आराम से पढ़ेंगे, है ना। अभी केवल इतना जान लो कि विभव कोई चीज़ होती है। हालांकि मैंने विभव क्या चीज़ होती है मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चालन द्वारा आवेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि आवेश स्वतः उस दिशा में गति कर, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और बात होता मैंने हिंट किया था कि विभव वो कारक है जो आवेश के प्रवाह की गति की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, आवेश किस दिशा में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है विभव, है ना। शायद आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आप लोगों को। क्लियर है? ठीक, तो समविभव पृष्ठ बस जान लो, अगर नहीं याद तो जान लो कि समविभव पृष्ठ कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रतिबिंब विभव एक समान होता है ना। और ये चीज़ वहाँ भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम यहाँ केवल बता रहे हैं क्योंकि इसका गुण है इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। वहाँ पर बाकायदे प्रूव भी करेंगे इस चीज़ को कि हाँ समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं लंबवत ही होती हैं, है ना। तो आप कहोगे समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, है ना। समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं कैसी होती? लंबवत। मतलब अगर कोई समविभव पृष्ठ आप बना रहे हो, अगर आप कोई समविभव पृष्ठ बना रहे हो, मान लेते तो ये एक ऐसा कोई पृष्ठ है जो कि समविभव पृष्ठ, मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है। मान लेते हैं कोई ऐसा पृष्ठ है, तो जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? इसके लंबवत होंगी, हर एक बिंदु पर इसके लंबवत होंगी, है ना। ये सभी बल रेखाएं क्या होंगी? सभी बल रेखाएं इसके क्या होंगी? सभी बल रेखाएं इसके लंबवत होंगी। बात समझ में आई? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। देख रहे हैं आप? थोड़ा एक आध तिरछी हो गई मेरे से बनाते समय, गड़बड़ हो गई, जैसे ये वाली तिरछी हो गई थोड़ी सी, नहीं ये नहीं, ये वाली तिरछी हो गई, ये वाली तिरछी हो गई, है ना। बाकी सब सीधी मान लो बनाया मैंने। तो जितनी बल रेखाएं हैं वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। बात समझ में आई? अभिषेक कुमार प्रूफ हमको नहीं आता वरना बता देते, बेटा इतना जानकारी कहाँ है हमको, थोड़ा बड़ा आता तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर हम एक गोला ले लें, मान लो एक गोलाकार समविभव पृष्ठ ले लें कि एक गोला, समविभव पृष्ठ एक गोला है ना। और भाई अगर कोई भी गोला है, अगर आपने उसको आवेश दे दिया तो वो एक समविभव पृष्ठ ही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को, है ना, आगे इस बात को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो समविभव पृष्ठ है ये गोला, तो इस पे बल रेखाएं कैसी होंगी? तो आप कहोगे इस पे बल रेखाएं सर ऐसे लंबवत होंगी, हर दिशा में ऐसे लंबवत होंगी, ऐसे करके होंगी, ये है ना, ऐसे होंगी समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं, ठीक। तो कोई भी समविभव पृष्ठ हो तो बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। अभी बस आप लोग क्योंकि बल रेखाओं के गुण में है इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। बाद में जब हम लोग समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को प्रूव भी करेंगे कि क्यों बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चले। एक क्वेश्चन देखिए, HC वर्मा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं करा दे रहा हूं आपको, इसी पे कॉन्सेप्ट पे आधारित है, आपको पकड़ना है।
ठीक है। दो चीजें आपसे पूछा था, ठीक है। पहली चीज पूछा था कि Q1 और Q2 की प्रकृति बताइए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। दो क्वेश्चन था, एक ये पूछा, दूसरा पूछा था कि मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2 होगा या मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2 होगा या मॉड ऑफ Q1 बराबर मॉड ऑफ Q2 होगा या नन ऑफ दिस। आपको पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सा सही होगा, है ना। दो सवाल था। पहला सवाल ये था, HC वर्मा का सवाल देखिए आपको मिल जाएगा। पहला सवाल ये है कि Q1 Q2 में से कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि इनमें से कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। चलिए जल्दी बताइए, आंसर आप लोग दे रहे हैं, साफ साफ लिखिए कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है और उसके बाद फिर ABCD लिखिए। एक ही ऑप्शन में तीन चीज लिखिए कि Q1 प्लस है Q2 माइनस है और उसके बाद कॉमा करके Q1 प्लस Q2 माइनस कॉमा करके A कॉमा करके BC जो भी हो, है ना। तो Q1 प्लस है Q2 माइनस है, ठीक। Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है, Q1 Q2 बराबर 0 दिया भैया ने। अरे रे रे रे, Q1 Q2 0 ना करो यार। उसमें AB में कंफ्यूजन है आप लोगों को, लेकिन एक चीज तो सब कह रहे हैं कि सर Q1 पॉजिटिव होगा और इसका कारण वो देख के समझ गए हैं क्योंकि Q1 से बल रेखाएं निकल रही हैं इसलिए Q1 पॉजिटिव होगा, है ना। Q1 से बल रेखाएं निकल रही हैं इसलिए Q1 पॉजिटिव होगा, शाबाश। और Q2 में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए Q2 निगेटिव होगा, वेरी गुड। अब बड़ा कौन सा होगा, चलो छोड़ो मत बताओ कौन सा होगा, बस कारण बता दो। आप कारण बताओ कि आप Q1 को बड़ा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, Q2 को बड़ा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, कारण बताओ नोटिस। आप Q1 को बड़ा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, Q2 को बड़ा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, कारण बताओ। अब मैं ऑप्शन नहीं सुनूंगा ABCD, कारण बताओ कि Q1 बड़ा है तो क्यों बड़ा है, Q2 बड़ा है तो क्यों बड़ा है। अच्छा धनावेश बड़ा है, वाह। मॉड लिखा है गधा है। चल तेरी बात जब मैं कह लूं, है ना, कि सर धनावेश है तो धन रिलेटिव से बड़ा होता है इसलिए बड़ा हो गया, तो मॉड लगा है। मॉड मतलब प्लस माइनस छोड़ के बात करो। अच्छा HC वर्मा सर को पता था कि कुछ नालायक ऐसे भी होंगे, है ना, जो कहेंगे कि -2 माइक्रोकूलाम आवेश की तुलना में +2 माइक्रोकूलाम आवेश बड़ा है। HC वर्मा सर को ये बात पता थी कि कुछ लोग कहेंगे ये प्लस है इसलिए माइनस से बड़ा है। अरे गधे, पहला लेक्चर जाके देखो, मैंने उसमें बताया है कि प्लस और माइनस केवल इन आवेशों का नाम है बस, और कुछ नहीं है। परिमाण देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता है। चाहे +2 माइक्रोकूलाम हो चाहे -2 माइक्रो, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें से। नहीं, किसी का जवाब सही नहीं आया। आप समझिए, यहां पे ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बल रेखाएं ज्यादा घनी कहां पे हैं, A के पास कि B के पास। बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा कहां है, A के पास कि B के पास। घनत्व ज्यादा मतलब ज्यादा बल रेखाएं, घनत्व ज्यादा मतलब ज्यादा बल रेखाएं, घनत्व ज्यादा मतलब ज्यादा बल रेखाएं किसके पास हैं। सॉरी, A मतलब 1 के पास या 2 के पास, A B बोल दिया मैं, 1 के पास या 2 के पास, जल्दी बताओ। बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा कहां है, 1 के पास कि 2 के पास। कहां बल रेखाएं बहुत ज्यादा ढेर सारी दिखाई दे रही हैं आपको,
Q1 के पास ना, और बेटा बल रेखाएं ज़्यादा हैं मतलब बल रेखाएं पास पास होंगी, तभी तो ज़्यादा हैं, दिख भी रहा है पास पास हैं, और यहाँ बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं मतलब वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, और जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है मतलब वहाँ वैद्युत क्षेत्र कम होता है। तो मतलब इसके पास वैद्युत क्षेत्र कम है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। अब बताओ कौन सा आवेश, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने हिंट कर दिया, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जहाँ बल रेखाएं पास पास वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर वहाँ वैद्युत क्षेत्र कम। अब बताओ कौन सा सही होगा। अब सबका आंसर ए पे अटक गया है। एक आध कुछ राजा बाबू हैं अभी हमारे, ये कैसे हो गया, अरे यार भाई कहाँ से हिल गई लाइट यार। कहीं से लाइट कुछ हिल गई जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मेरा हिल गया। लाइट गई नहीं, कहीं से कुछ हिल गया, पता नहीं क्या हिल गया। सब गया, सारी मेहनत बेकार। तो कुल मिला के आप समझ ही गए हो, है ना, कुल मिला के आप सब समझ ही गए हो। यहाँ बल रेखाएं पास पास थी, यहाँ बल रेखाएं दूर दूर थी। क्यों भाई, ये आप लोग समझ गए थे, ठीक है। तो जहाँ बल रेखाएं पास पास मतलब वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा भाई बड़ा आवेश अपने पास ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और छोटा आवेश अपने पास कम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका मतलब है कि इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो यहाँ पे आवेश भी ज़्यादा होगा, और इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र कम है तो यहाँ पे आवेश भी कम होगा, है ना। तो आप कह सकते हो, यू कैन से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब ये ऑप्शन ए था कि बी था हमें पता नहीं, है ना। अब ये ऑप्शन ए था कि बी था हमें पता नहीं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, आप तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन था, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये था, ठीक। चले एक और लास्ट प्रॉपर्टी बची थी, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो डिस्कस कर देते हैं कि बल रेखाएं सदैव निष्कोण होती हैं, सदैव निष्कोण होती हैं, निष्कोण समझते हो ना। इसका मतलब है कभी बल रेखाओं को मुड़ना होता है तो वो इस तरह से टर्न लेती हैं, तो ज़्यादा बड़ा टर्न हो गया, है ना। कभी बल रेखा को मुड़ना होता है तो वो इस तरह टर्न लेती हैं, कभी भी बल रेखा इस तरह का टर्न नहीं लेती हैं। हमेशा बल रेखा इस तरह घूमेगी, कोण नहीं बनेगा बल रेखा में, कभी भी कोण नहीं बनेगा। वैद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण होती हैं। और फिर बात ये उठती है कि सर क्यों निष्कोण होती हैं, तो मैं फिर से वही बात करूंगा कि किसी पॉइंट पर या किसी कोण वाले बिंदु पर हम लोग जितनी चाहें उतनी यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब जितनी चाहें उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी अनंत हो जाएंगी अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो बोल देना क्योंकि जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं कोण बनाकर मुड़ेंगी उस बिंदु पर क्या वैद्युत स्पर्श रेखाओं की संख्या यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अनंत हो जाएगी, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अनंत किसी बिंदु पर नहीं हो सकती है, दिशा केवल एक हो सकती है। इसीलिए कभी भी वैद्युत बल रेखा कोण बना के नहीं मुड़ती है, जब भी मुड़ती है तो हमेशा ऐसे करके वक्र के रूप में मुड़ती है। क्लियर है बात सभी को? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है।
और इस पे इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, बताना है आपको निम्न में से कौन सी बल रेखा का प्रदर्शन सही है, आपको बताना है कौन सा सही है ना। ऑप्शन नंबर ए जेई का पूछा हुआ सवाल है। तुमको सर कितना जेई का सवाल आपको याद रहता है क्या? यार कॉन्सेप्ट याद रहता है, एग्जैक्ट सवाल नहीं याद रहता है। थोड़ा बहुत हो सकता है दाएं बाएं हो, एक आध ऑप्शन में अलग बना दूं, है ना, बट कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस का वो सेम रहता है। बात समझ में आई? ये ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी ऐसे था, जूम 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 जूम, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये दोनों ऐसे ऐसे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी था, ये ऐसे था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी था आपको बताना है कि इसमें से, बस वही समझ लो ऐसी बनाया गया है और क्या है। आपको बताना है कि इसमें से वैद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन ABCD में कौन सही है। आपको बताना है कि कौन सी बल रेखाएं सही प्रदर्शित की गई है, इसमें सही वाला ऑप्शन आपको बताना है। बताओ कौन सा सही है। सब लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई तो पलटेगा, कोई तो सही जवाब देगा। सब गलत जवाब कैसे दे सकते हैं? कोई तो सही जवाब देगा। दे दो, कोई तो सही जवाब दे दो। नहीं यार, नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। कैसा धोखा किया है? धोखा कुछ ऐसा किया है, कोई बोला था अभी, इतनी तेज ऑप्शन निकल गया मैं देख नहीं पाया। किसी ने एक लंबा सेंटेंस टाइप के सर उसने सही लिखा था क्या? अब तो सब दोगे। जो मैंने डी गलत कह दिया, कोई कहेगा ए गलत है, कोई कहेगा बी गलत है, कोई कहेगा सी गलत है ना? सब बताओगे। नहीं भैया, नहीं रहेगा बाबू, इसमें सारे गलत हैं, इसमें सारे गलत हैं। तुमको अक्सर फिर ऐसा क्वेश्चन बनाते क्यों हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि क्या ज़रूरी है जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो हमेशा आपकी रीच से बाहर है तो वो सही हो? हैं? आपको लगा कि सर ये गलत है क्योंकि, और सबका एक्सप्लेनेशन, सर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है, सभी पे कोण बन रहा है, ढेर सारा कोण बन रहा है, तो इसलिए ये गलत है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सर ये गलत है क्योंकि ये बंद वक्र बना रहा है, इसलिए ये भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ये गलत है क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना? और ये वाला सही ऑप्शन हम दिए ही नहीं, सही बात है। ये वाला तुमको सर इसमें क्या गलती है? अरे नालायकों, ए से निकल करके Q1 से Q2 पर जा रहा है, बल रेखा Q1 से Q2 पे जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। यही तो मतलब हुआ। अगर Q1 से बल रेखा Q2 पर जा रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये निगेटिव है तो इससे बल रेखाएं निकल कैसे रही हैं? निगेटिव से कोई बल रेखा निकलती है क्या? नहीं निकलती है। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। मैंने ऐसा सवाल दिया था कि जिसमें चारों ऑप्शन गलत थे, वो सिर्फ इसलिए कि आप कितना ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल और बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि अगर
आपने बिना देखे बस हवा में मार दिया कि नहीं सब डी वाला सही है सर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे और फोकस करिए, ठीक है। क्लास के समय आपका फोकस होना चाहिए पूरे कॉन्सेप्ट्स पे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तब चारों को कायदे से एनालाइज करिए। हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि कोई भी सही ना हो, मैं खेल जाऊँ आपके साथ ना। एक कह रहा है सर आप तो खेल गए। हाँ सर खेल गए तुम्हारे साथ आज, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सबसे कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और गुड नाइट, ठीक है। चला